हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन। जी हाँ, आप जानते हैं कि 3 दिन हम टॉपिक वाइज मैटर को तैयार करते हैं, 3 दिन हम जो है प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं 3 दिन 6 दिन जो पढ़ाया जाता है उसको संडे को हम एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक हम टॉपिक वाइज चीज़ों में इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी कवर कर चुके हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का। जी हाँ, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मूल तत्व, और दूसरा टॉपिक होगा गवर्नमेंट गवर्नेंस। ठीक है, तो मतलब सरकार की शासन प्रणाली। इन दो टॉपिक से संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन उठाए गए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हल करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए समय बहुत कीमती है। और अगर आप वीडियो को देख करके छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे और लिखेंगे तो समय जाएगा। इसलिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, मैंने उस फीस को दे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स पढ़ाने के बाद दे दिया जाता है। जैसा मैंने बताया, 3 दिन प्रैक्टिस सेट होता है, 3 दिन टॉपिक वाइज होता है। तो टॉपिक वाइज में हम अभी क्या कर रहे हैं, संविधान अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद इन तीनों यानी 6 दिन को मिला करके आपका प्रैक्टिस हो जाता है संडे को, जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ठीक है भैया, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? 4 विकल्प है, 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। तो सही विकल्प है भैया इसका, क्या आपको बताना है। देखिए, एक काम और क्या करें, आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 11 दिसंबर 2019। इसीलिए मैं चारों ऑप्शन को बोलता हूँ, जिससे आप एक ऑप्शन को चूज करें और अपना खुद का आकलन करें। ठीक है, कि आप अभी तक क्या पढ़े हैं, अब आगे कैसे आपको जो है मतलब आपकी तैयारी कैसे होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भैया। जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधान जो है 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिए गए। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए 6 समुदाय, चाहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान था। ठीक है, जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भैया, निम्नलिखित में किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? 4 विकल्प है, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा और निषेधाज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया डी, यानी निषेधाज्ञा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ना किए हो तो इसको ज़रूर करें और हाइप तो ज़रूर कर दिया करें। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा निषेधाज्ञा, जिसे जो है इंजेक्शन कहा जाता है, याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 22 से 35 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, राज्य द्वारा यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। संविधान में जो उपलब्ध याचिकाएं, जैसे जो रिट्स है, उसमें जो है हैबियस कार्पस पहला है, जो जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, दूसरा है परमादेश जिसे मेंडामस कहा जाता है, तीसरा है प्रोहिबिशन जिसे प्रतिषेध कहते हैं, चौथा है प्रेक्षण और 5वां है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर के संविधानों में उपलब्ध रिट्स है, याचिकाएं जिन्हें कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, ये यूपीपीसीएसजे में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को
ही प्राप्त है, विदेशों को नहीं। ठीक है, ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश के नागरिकों को है, जो विदेशी नागरिकों को भी हम स्वतंत्रता देते हैं। किसका? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 के तहत है, और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है उसको, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर प्रावधान है, बट विदेशी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो पहला है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26। तो इसका जो सही विकल्प है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। और जो अन्य अनुच्छेद हैं जैसे अनुच्छेद 20, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 22 ये जो है हिरासत व नज़रबंदी से संरक्षण है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया डी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ संधि कहा था। ठीक है, और इन्हें जो है कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी बनाया गया। ध्यान से समझिएगा भैया। और डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 से संबंधित है को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। क्या कहा था? सर्वाधिक आलोचित भाग किसको? भाग 3 को, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। इसमें देखो भैया, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, देखो यहाँ पर टू कमांड और प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसको जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं वो है प्रतिषेध। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड नहीं है, बल्कि ये क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा भैया। बाकी ये सब सही, पहला सही है सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है, और चौथा सही सुमेलित है, लेकिन ये तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, 43A, 39A, 38 और 45। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको। ये बात हो रही है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी अनुच्छेद 43 का ए, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ठीक है, और यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इस जो 42वें संविधान संशोधन है इसको लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है? तो भैया ये 2012 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। यूसीसी, जिसकी अभी बहुत चर्चा हो रही थी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता। तो ये 2012 में, अभी देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गोवा, मिजोरम और नागालैंड, तो इनमें जो सही विकल्प है वो है गोवा। ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि अभी आप देखें तो यूसीसी जो है लागू करने को लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहे थे और सरकार लागू भी कर रही थी। तो यहाँ पर इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर गोवा में किया गया था, और उसके बाद अभी उत्तराखंड, और उसके बाद दूसरा राज्य जो है गुजरात बना हुआ है। ठीक है,
तो ये जो है गोवा बहुत पहले से गोवा में बहुत पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प है यहाँ पर भैया सी, यानी भाग 4। ध्यान से समझिएगा, जो है भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है और ये अपरिवर्तनीय है। ध्यान से समझिएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आपको बताना है क्या कि कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है यहाँ पर सी, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? ध्यान से समझिएगा, समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए, यानी समान कानूनी संहिता। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है का उसका वर्णन किया गया है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात जो है अनुच्छेद 19(1) का है, और अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया। और अगर हम बात करें विधि के समक्ष समानता तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प आपको बताने हैं चारों में से पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है भैया, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है। उससे पहले भैया अभी तक देखो आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हों तो अपने समय को कम बर्बाद करिए, अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आराम से जो है पढ़िए। देखो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब पर्याप्त समय फ़िलहाल कह सकता हूँ है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम से टलने वाला नहीं है। ये आपके अपने नियत समय पर होगा, इसलिए इस एग्ज़ाम की महत्ता को समझते हुए अपने समय को बताइए और 1 घंटे से ज़्यादा अपने जीएस पर मत दीजिए और प्रॉपर तैयारी करिए, देखिएगा आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सिद्धांत या तत्व जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जिसे अनुच्छेद 51 भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय संगत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का भी उल्लेख इसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ध्यान से समझिएगा भैया, ये कोटेशन है। ये कोटेशन क्या है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो ये किसने कहा था कथन? ध्यान से समझिएगा, ए.के. अय्यर, एच. कुंजरू, एच.बी. कायथ, के.टी. शाह। तो ये देखो भैया यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, के.टी. शाह है। कौन, किसने कहा था? के.टी. शाह साहब ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक उन्होंने बताया था जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। और बार बार हम बता रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट के अनुसार 1 2 3 4 2 4 1 3 4 3 2 1 3 1 4 2। तो इसमें आपको सुमेलित करना है भैया। तो सुमेलित कैसे करेंगे आपको बताना है। इसमें जो सही विकल्प है वो आपका है बी, यानी 2 4 1 3। ध्यान से समझिएगा भैया, 2 4 उसके बाद फिर क्या है
1, फिर उसके बाद क्या है 3। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और उसके बाद प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 का के 6 में वर्णन है। ठीक है। और उसके बाद अगला है ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 51 का जा है। ठीक है। और उसके बाद अगला है न्यायपालिका, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव, तो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। ध्यान से समझिएगा भैया। यहाँ पर आप देखिए एक साथ में 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, इसीलिए ये जो है कूट वाले क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूँ, और इनको देखें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर ना करें। रेगुलर वीडियोज़ को देखना है, आपको नियमित पढ़ना है, 1 घंटे ही पढ़ना है, जीएस आपका अपने आप तैयार होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ इतना कर ले जाएंगे, आप एग्जाम में जाने से पहले आपके पास कम से कम 8000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है। तो इसलिए घबराइए नहीं, एकाग्र होकर पढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो ये है आपका सही विकल्प, आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जिसे बोला जाता है। संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एक बार, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिंस्टर स्वरूप की सरकार भी कहा जाता है। किसको? संसदीय सरकार को। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। ठीक है। सर्वप्रथम संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ किया गया था। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली को की जननी भी कहा जाता है, और हमने अपने संविधान से कहाँ से लिया इस संसदीय प्रणाली? ब्रिटेन से। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? तो ये भैया है 4 विकल्प, इतने बड़े बड़े विकल्प हैं। ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, अगर आराम से पढ़ेंगे तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है कर जो पूरी तरह केंद्र के दायरे में आते हैं। दूसरा है कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं। तीसरा है वह कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है। और चौथा है वह कर जो केंद्र द्वारा लगाया एवं इकट्ठा किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया बी, यानी कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आता है। तो क्या क्वेश्चन था? भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? तो किस कर की श्रेणी में आता है? जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आता है उस श्रेणी में आता है। राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख है, और हम बात करें भू राजस्व कर पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? पहला है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, दूसरा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तीसरा है एकहरी नागरिकता, चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एकहरी नागरिकता। ध्यान से समझिएगा भैया। देखो, हमारे जो भारतीय संविधान के संघीय का लक्षण जो है ये नहीं है एकहरी नागरिकता, बल्कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब हमारे संविधान का संघीय लक्षण है। ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अतिरिक्त कई एकात्मक विशेषताएँ भी हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? भारतीय संविधान से, और भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। ठीक है। तो हमारा जो ये जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प है भैया ए, यानी भारत की संविधान से। देखो, हमारे देश की सबसे खूबसूरती यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? हमारा संविधान। ठीक है। ना तो राष्ट्रपति, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो सांसद, लेकिन सबसे जो पावरफुल है वो कौन है? हमारा संविधान है। ठीक है। केंद्र व राज्यों को सभी शक्तियाँ संविधान से ही प्राप्त होती हैं। संविधान संघीय स्वरूप का है जिसमें विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र व राज्यों में विभाजित हैं। अगर हम बात करें अध्याय जो है भाग 11 के अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 256 यहाँ पर विधायी संबंध है, और अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। और अगर हम बात करें भाग 12 की तो अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में वित्तीय संबंध का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य
विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? अब पूछा गया हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसमें जो आपको बताना है सही विकल्प क्या है, बी यानी नहीं। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 292 व 293 उधार लेने की शक्ति पर आधारित है। केंद्र सरकार देश के भीतर या विदेश में ऋण ले सकते हैं, परंतु कोई राज्य केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ऋण ले सकता है, वह विदेश से ऋण नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि आप जो है राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार जा सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना, सही विकल्प है ए यानी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान से समझिएगा भैया, भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य उत्तरी प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है उनको जान लीजिए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अन्य जो परिषद है जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद, उसमें छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, हमारे प्रयागराज में। ठीक है, अगर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यहाँ पर क्या आंसर सही था आपका भैया, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। संबंधित है किससे? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 357। तो ध्यान से समझिएगा, संघ से मतलब यहाँ पर केंद्र से मतलब होता है। ठीक है, केंद्र का यह केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होता है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। और इसका जो संविधान का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 355 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 355 में किया गया, यानी बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से जो है संरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 358, 360, 355, 356। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है ट्रावनकोर कोचीन, तीसरा है पेप्सू, चौथा है बिहार। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें जो सही विकल्प है वो है पेप्सू। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यार पेप्सू कौन सा राज्य है हमारा? तो देखो, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था एक, ठीक है, उस पर लागू किया गया था, जिसको शॉर्ट में पेप्सू यानी PEPSU कहा जाता था। बाद में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होता है कौन सा? आपका सी यानी पेप्सू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर है सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 चुनाव सुधार से संबंधित है। संघ राज्य संबंध हेतु कई आयोग और समितियां बनी हैं, जिसमें एक है शीतलवाड़ समितियां जो कि 1966 से 69 तक है, यानी 1966 से 1969 तक है, और राजमन्नार समिति जो कि 1969 में बना था। और उसके बाद आनंदपुर जो है साहिब प्रस्ताव जो 1973 में बना, सहकारिया आयोग 1983 में, और MM मुंशी आयोग 2007 में बना था। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है और देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है और अंतिम सत्ता संसद में निहित होती है। तो सही विकल्प क्या है इसका? देश जो है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि हमारा देश क्या है? गणतंत्र है, यानी लोकतंत्र है हमारा देश। इसमें जो है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। ठीक है, जैसे हम राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति, उसको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और हमारे देश पर शासन करने वालों को निर्वाचित किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए भैया, 2 कथन दिए गए, इनमें उसके बाद कूट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित हैं। ठीक है, तो दूसरा है, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो है, जो आपका कूट है, कूट में केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प है सी, यानी 1 एवं 2 दोनों। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रस्ताव के लिए आधार बताना आवश्यक नहीं है, राज्यसभा इस पर विचार नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? देखिएगा कौन सा ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, आपको बताना है। 4 विकल्प है यहाँ पर। ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, और समान नागरिक संहिता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ, यह क्या है? ये इतना संशोधन किया गया है कि मिनी संविधान कहा जाता है किसको? 1976 को। ठीक है, ये इसमें जो है अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया था इस दौरान, और इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी मुफ्त कानूनी व्यवस्था का। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मंडामस यानी परमादेश याचिका में मंडामस शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रांसीसी, जर्मनी, लैटिन और अंग्रेजी। तो सही विकल्प है आपका सी, यानी लैटिन। ठीक है, मंडामस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पहला विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भैया डी, वल्लभ भाई पटेल। ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित जो सलाहकार समिति था उसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और संविधान सभा में कुछ समितियां गठित की गई थी, जैसे प्रमुख समितियां थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। आवास समिति जिसे बी पट्टाभी सीतारमैया साहब जिसके अध्यक्ष थे। राज्यों से संबंधित जो है समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। एक और समिति थी मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति जिसके वल्लभ भाई पटेल साहब थे। ठीक है, और एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष H.G. मुखर्जी साहब थे। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भारत की संसद को कानून निर्माण शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। 3 कथन है, आपको कूट के माध्यम से बताना कौन सही है। भारत का संघ, दूसरा है भारत का प्रदेश या उपप्रदेश यानी डोमिनियन, तीसरा है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक तथा उनकी संपत्ति। तो आपको बताना है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति किन चीज़ों के लिए है? तो केवल 1 व 2, केवल 2 और 3, 1 2 3। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी भारतीय संसद किसी भी चीज़ पर, ये यानी तीनों चीज़ों पर भारत
का संघ पर कानून बना सकती है, भारत का प्रदेश यानी उपप्रदेश जिसे डोमिनियन कहा जाता है उस पर जो है वो कानून बना सकती है, और इसके साथ साथ विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति पर भी कानून बना सकती है। इस तरीके से भैया आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और अगर अभी तक आपने जो है PDF ग्रुप ज्वाइन ना किया तो कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उनसे जो भी वीडियोज अभी तक ना देखे हो, प्रैक्टिस ना किए हो, उसको कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।